बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, जहां ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ साझा करेगा। बुधवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। आसिफ ने कहा कि यह समझौता केवल रक्षा के उद्देश्य से किया गया है और इसका कोई आक्रामक इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के पास पहले से ही पर्याप्त परमाणु क्षमता मौजूद है और इसे साझा करना दोनों देशों के बीच रक्षा की गारंटी का हिस्सा है। आसिफ ने मीडिया से कहा, हमारे पास प्रशिक्षित सेनाएं हैं और आवश्यक क्षमताएं इस समझौते के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। यह किसी हमले के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। जब उनसे पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के पक्ष में होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष देश का नाम नहीं लिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब ने लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आर्थिक मदद प्रदान की। पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, जो भारत की संख्या के लगभग बराबर है। इस समझौते को अंतिम रूप देने में महीनों की कड़ी बातचीत शामिल रही। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि समझौते के बाद कई देशों ने पाकिस्तान के साथ इसी तरह की रणनीतिक रक्षा साझेदारी करने में रुचि दिखाई है। इस समझौते के दौरान दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत डिफेंस कॉरपोरेशन भी विकसित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी इसमें शामिल हो सकता है। समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि यह समझौता किसी विशेष देश या घटना के खिलाफ नहीं बल्कि दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग का औपचारिक रूप है। विदेश विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता इसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के पूर्व राजदूत जलमय खलीलजाद ने कहा, यह साझेदारी लंबी अवधि के लिए दोनों देशों की सामरिक क्षमता को मजबूत करने वाला कदम है और यह भी सवाल उठाया कि क्या यह समझौता इजरायल और मध्य पूर्व की हालिया घटनाओं से प्रभावित है या लंबे समय से चली आ रही अफवाहों की पुष्टि करता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रूप से ऐसे समझौते हो चुके हैं। म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट 1954 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई थी। 1989 में पाकिस्तान और अमेरिका का यह समझौता समाप्त हुआ, लेकिन तब भी दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस समझौते के प्रभाव का आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर इसका जवाब देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को पूरी तरह सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ इस तरह के रक्षा समझौते से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में रणनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। ऐसे कदम वैश्विक सुरक्षा माहौल को जटिल बना सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई चिंताएं पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे सामरिक और आर्थिक सहयोग को औपचारिक रूप देने वाला कदम है। हालांकि यह दावा किया गया कि इसका उद्देश्य केवल रक्षा है, लेकिन इसकी गंभीरता और दोनों देशों की रणनीतिक नियत वैश्विक सुरक्षा के लिए नए सवाल पैदा कर सकती है। भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में रक्षा और एयरफोर्स क्षमता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान है, जबकि पाकिस्तान 12वें और सऊदी अरब 24वें नंबर पर है। इससे साफ है कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों से काफी आगे है। भारत के पास कुल 514 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसमें सुखोई 30 MKI, राफेल विंग 29, मिराज 2000 और तेजस शामिल हैं। इसके अलावा 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमानों की क्षमता प्रदर्शित की। राफेल और सुखोई 30 MKI की जोड़ी पाकिस्तान और सऊदी अरब की एयरफोर्स पर पूरी तरह भारी साबित होती है। पाकिस्तान के पास कुल 328 फाइटर जेट्स हैं। इसमें मुख्य विमान GF-17, थंडर, F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज और मिराज F-87 शामिल है। इसके अलावा चीन से F-7 PG और J-10 भी पाकिस्तान को मिले हैं। संख्या में पाकिस्तान सऊदी अरब से आगे है, लेकिन तकनीक और आधुनिक हथियारों की कमी के कारण भारत के मुकाबले कमजोर है।
सऊदी अरब के पास कुल 283 फाइटर जेट्स हैं। प्रमुख जेट्स में बोइंग F-15E स्ट्राइक और पनाविया टोरंटो F-15C शामिल हैं। तकनीक के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि उनके जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रक्षा संबंध है। हालांकि संख्या में भारत और पाकिस्तान दोनों से पीछे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा। भारत ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का गहराई से अध्ययन करेगा। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत का एयरफोर्स स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत है। पाकिस्तान के GF-17 और F-16 भारतीय राफेल और सुखोई 30 MKI के सामने टिक नहीं पाती। सऊदी अरब के पास अत्याधुनिक जेट्स होने के बावजूद संख्या में भारत के मुकाबले कम है। इस लिहाज से भारत की 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI पाकिस्तान और सऊदी अरब की चौथी पीढ़ी के जेट्स पर भारी है। इस तुलना से यह साफ हो जाता है कि भारत न केवल संख्या में बल्कि तकनीक और मिशन क्षमताओं में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब से आगे है। जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी आधुनिक फाइटर जेट्स के दम पर ताकत दिखाने की कोशिश की है। भारत की एयरफोर्स की सामर्थ्य उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। निष्कर्षतः भारत की वायुसेना पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पर हर मोर्चे पर भारी है। संख्या, तकनीक और मिशन दक्षता के लिहाज से भारत की एयरफोर्स क्षेत्रीय स्तर पर सर्वोच्च है और राफेल जैसे उन्नत जेट्स की मौजूदगी इसे और मजबूत बनाती है। अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस वीजा के लिए हर साल $1 लाख करीब 88 लाख रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस नए आदेश पर हस्ताक्षर किए। नए शुल्क 21 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इससे पहले H-1B वीजा की औसत फीस लगभग 5 लाख रुपए थी। यह वीजा 3 साल के लिए मान्य होता था और इसे रिन्यू किया जा सकता था। अब 6 साल के लिए H-1B वीजा पर कुल खर्च करीब 5.28 करोड़ रुपए होगा, यानी शुल्क लगभग 50 गुना बढ़ गया है। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनमें सबसे अधिक भारतीय लगभग 72% शामिल हैं। इस बदलाव से 3 लाख से अधिक भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा में बदलाव के साथ 3 नए वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ रुपए की कीमत वाला कार्ड है, जो धारक को अमेरिका में अनलिमिटेड रहने का अधिकार देगा। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो विशेष तकनीक कौशल वाले पेशेवरों जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ सेक्टर के लोगों के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा का वितरण लॉटरी प्रणाली के तहत किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार अमेजॉन को इस साल 10,000 से अधिक वीजा मिले, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। पिछले साल H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभ भारतीयों को मिला। इस नए शुल्क का असर विशेष रूप से मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों पर पड़ेगा। भारतीय IT कंपनियों के लिए अमेरिका में कर्मचारियों को भेजना महंगा और कम लाभकारी हो जाएगा। कंपनियां भारतीय पेशेवरों को अमेरिका भेजने में बचाव कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में नौकरी के अवसर घट सकते हैं। नए नियम के अनुसार H-1B वीजा के लिए 10 लाख की फीस हर साल देनी होगी, चाहे यह नया आवेदन हो या मौजूदा वीजा का रिन्यूअल। यह शुल्क 12 महीने तक लागू रहेगा। यदि कर्मचारी अमेरिका छोड़ता है तो वापसी के लिए यह शुल्क फिर से देना होगा। कंपनियों को इसका प्रमाण रखना होगा, अन्यथा अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग आवेदन रद्द कर सकता है। इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां हर साल सबसे अधिक H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले इंजीनियर और तकनीकी पेशेवर अब महंगे शुल्क के कारण यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। इसका मकसद उच्च कौशल वाले कर्मचारियों को अमेरिका लाना है। अब कंपनियों को केवल बहुत ही योग्य कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने EB-1 और EB-2 वीजा को बदलकर गोल्ड कार्ड शुरू किया है। इसका उद्देश्य उच्च योग्यता वाले और आर्थिक रूप से सक्षम विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में टिकाना है।
इस कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलेगा और धारक को अमेरिकी नागरिक जैसी सुविधाएं मिलेगी। ट्रंप प्रशासन 80,000 गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अब सिर्फ टैलेंटेड और योग्य कर्मचारियों को ही वीजा मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका में आने वाले विदेशी कर्मचारियों से अमेरिकी नौकरियां खतरे में ना पड़े। इस बदलाव से अमेरिका को टैक्स और सरकारी कर्ज में मदद मिलेगी। इस तरह नए H-1B नियम विदेशी पेशेवरों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, जबकि अमेरिका अपने श्रम बाजार में उच्च कौशल वाले कर्मचारियों को चुनने में सक्षम रहेगा। भारतीय IT और तकनीकी पेशेवरों के लिए अब अमेरिका में नौकरी के रास्ते महंगे और सीमित हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए घेरा और उसे आईना दिखाया। यह बैठक शांति बनाए रखने और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी पुरानी आदत दोहराई। पाकिस्तान का यह रवैया भारत ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और देश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान के झूठे दावों और आतंकवाद फैलाने की नीति पर जोरदार हमला बोला। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।